हेलो दोस्तों, मैं आनंद पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस सेशन में जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, एमपीएसआई 2017 के प्रीवियस ईयर के मैथ्स के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। उसकी एक कंप्लीट सीरीज चल रही है। 2017 के समय बच्चों जो भी सवाल पूछे गए थे मैथ्स में, उन सभी को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये सीरीज में अब तक 5 सेशन लगभग आ चुके हैं और इसमें जितने भी 2017 में जो भी मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, हम इस सीरीज में उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आपकी तैयारी भी हो और उसके साथ आपका रिवीजन भी हो। ठीक है, मुद्दा बहुत सिंपल है। जो भी बच्चे पहली बार इस सेशन में जुड़े हैं, मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो सबसे पहला काम आप बिना कोई देरी किए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं बहुत सारे सेशंस लेके आने वाला हूँ हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के। ठीक है, और इसके साथ साथ बच्चों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करिएगा ताकि बहुत लोगों को पता चले। ये देखें, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों, इसमें कहीं भी कोई किसी भी तरह का कोई एक पैसे की भी बात नहीं है। बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो, ऐसा ही मेरा सोच है। तो फटाफट बच्चों, सेशन में आप लोग जुड़े हैं तो अच्छे तरीके से पूरा सेशन देखिएगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक काम आप लोग एक और कर सकते हैं बच्चों, मैं अन अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ। अन अकेडमी पर भी मैं पढ़ाता हूँ, लाइव क्लासेस लेता हूँ बच्चों। ठीक है, तो वहाँ पर आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, आनंद पांडे। ठीक है, माई नेम इज आनंद पांडे। आप इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं। मैथ्स पढ़ाता हूँ बेसिकली मैं वहाँ पे, तो जुड़िए जरूर। सीजीएल के, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल के बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सवालों को वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। हाँ, ये एमपीएसआई के क्वेश्चंस सीरीज है, तो आइए चलते हैं इस सीरीज को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, जो सवाल पूछा गया है बच्चों एग्जाम में, हम डिट्टो वही सवाल करेंगे, इधर उधर कुछ नहीं। देखो पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6। ठीक है बच्चों, एक बात का ध्यान दीजिए कि जब कभी भी इसका सीधा सीधा जो जवाब है वो होगा 4/5। ठीक है, बिना कुछ देखे समझे या सोचे विचारे आपको ये आंसर दे देना है, लेकिन कैसे देना है उसका फंडा मैं बताता हूँ। बेटा याद रखे रहिए, फ्रैक्शन जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब जिसे हम हिंदी में उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उचित भिन्न। और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मैं बात कर रहा हूँ फ्रैक्शन के बारे में, यानी कि भिन्न के बारे में। इम्प्रॉपर को क्या कहेंगे? ठीक इसका विपरीत बच्चों, अनुचित। बात समझ में आ रही है? तो याद रखे रहिए, जैसा आप देख रहे हैं उचित भिन्न क्या होता है, जब कभी भी अंश मतलब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा हो। जैसे मान लीजिए यहाँ सभी केसेस में, सभी में क्या देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, अंश हर से छोटा है। इसके ठीक विपरीत अगर हम बात करें इम्प्रॉपर के बारे में, तो ठीक इसका उल्टा होता है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। आप देख रहे हैं कि 5 4 से बड़ा है, और प्रॉपर में न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होता है, जैसा कि आप देख पाए। तो हमेशा याद रखेंगे, जैसे इस सवाल के बारे में बात करते हैं कि 4/5, 7/8 है, 6/7 और 5/6। क्लियर है? जब कभी भी आपके पास इस तरह से सवाल दे कि सारे के सारे क्या हो, प्रॉपर फ्रैक्शन हो, सबसे पहला चीज तो आपको ये चेक करना है। और दूसरा चीज ये कि दोनों में अंतर जो है वो सेम हो। जैसे 4 और 5 के बीच का अंतर क्या है? 1। इसमें भी क्या अंतर है? 1। इसमें भी कितना है? 1। और इसमें भी कितना अंतर है? 1। तो जब कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो और दूसरा अंतर जो हो बच्चों वो सेम हो, ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि हमेशा जो सबसे छोटा अंश होता है, न्यूमरेटर होता है, वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होता है। और जो सबसे बड़ा अंश होता है यानी कि न्यूमरेटर होता है, वो क्या होता है? सबसे बड़ा फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से सबसे छोटा स्मॉलेस्ट अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/5। और अगर हम सबसे लार्जेस्ट के बारे में बात करेंगे यानी कि बड़ा कौन सा है, तो आप बोल देंगे 7/5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया गया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। पढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने बहुत ही जल्द आने वाला और बड़ा ये, ठीक है। सिंपल सा देखिए सवाल पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में जो सवाल पूछे गए मैं आपको सब बता दें, ठीक है। 600 इंटू 3250, ठीक है। अब ये डिवाइड है, डिवाइड को बेटा क्या करो, सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे ठीक क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, इंटू 10,000। क्लियर है। अब देखो जीरो से बेटा जीरो कट गया, ये डबल जीरो जो है ये भी डबल जीरो से कट गया, ठीक है। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, 5 का 2 बार में, 5 6 जा 30, 25 यानी कि 5 5 जा 25, और ये 2 का बेटा कितने बार में कैंसिल करेगा, 3 बार में, 3 इंटू 65 कर दोगे आ जाएगा 195 बड़े पैसे। समझ में आ रहा है। का जो आंसर होगा वो होगा 195, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, यदि किसी संख्या के एक तिहाई का एक चौथाई 15 हो तो उस संख्या का 3/10 क्या होगा। इफ 1/3 ऑफ द फोर्थ ऑफ ए नंबर, ठीक है, ऑफ द फोर्थ नहीं बल्कि यहाँ पे ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर लिखना था, लेकिन सवाल में बेटा ऐसा ही दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे इसे आप लिख देंगे ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर इज 50, देन 3/4 ऑफ द नंबर इज। बेटा बड़ा आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है। किसी संख्या के एक तिहाई, एक तिहाई क्या होता है, हम मान लेते हैं कि वो जो संख्या है वो क्या है, x, ठीक है। संख्या हम मान लेते हैं x, उस संख्या का एक तिहाई और उसका एक चौथाई, ठीक है। किसी संख्या के एक तिहाई का एक चौथाई, एक तिहाई का एक चौथाई जो है वो कितना है, 15 है, ठीक है। आपको बताना है कि 3/4 क्या होगा, सीधे सीधे बेटा क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा 15 इंटू 12, बात समझ में आ रहा है, और 15 इंटू 12 करेंगे बच्चों तो आपका क्या आ जाएगा 180, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि इसका 3/10 क्या होगा, मतलब 3/10 इंटू 180 आपको निकालना है। बड़े प्यार से जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी कि आपका जो उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा 50। समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों होगा इसका। क्लियर है। सेशन बच्चों आपको कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने, श्याम की वर्तमान आयु अपने पुत्र से 3 गुना है। 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का जो योग होगा वो कितना होगा, 76 वर्ष। तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है, बहुत आसान सा सवाल है बेटा। श्याम को हम मान लेते हैं कैपिटल एस, और उसके बच्चे मतलब सन को हम मान लेते हैं स्मॉल एस, ठीक है। बोला गया है श्याम की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है, पहला चीज। बोला गया है 10 साल बाद दोनों की आयु का योग 76 साल होगा। 10 साल बाद यानी कि x+10, ठीक है, और प्लस छोटे मतलब जो पुत्र है उसके भी आयु में 10 साल की वृद्धि होगी, और इन दोनों का जो योग है वो कितना है 76। यहाँ से हम सीधे सीधे बोल सकते हैं s बराबर कितना है 3s, मतलब 3 स्मॉल s प्लस स्मॉल s, ठीक है। और ये 10 और 10 हो गया 20, वहां पे जाकर बच्चों माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 76 माइनस 20। क्लियर है। तो ये बच्चों कितना हो गया 4s बराबर हो गया 56, यानी कि यहाँ पे पुत्र की जो आयु है वो पता चल गया 56/4 यानी कि 14, ठीक है। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें श्याम की आयु बतानी है। तो श्याम यानी कि जो उसका पिता है उसकी आयु बतानी है, वो क्या हो जाएगा 14 इंटू 3 मतलब कि 42। समझ में आ रही है। बड़ी आसानी से हम चीजों को करते जा रहे हैं। आई होप आपको ये दिख भी रहा होगा बेटा, ठीक है। अच्छे तरीके से सॉल्यूशन देख लीजिए। जब 10 वर्ष बढ़ेगा तो वो तो दोनों के लिए होगा, पुत्र और पिता दोनों ही 10 साल के ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा आयु का सवाल है, सवाल में ज्यादा कोई दम नहीं है। आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे सवाल पूछे, ठीक है। चलो अगला सवाल, किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा, किस संख्या, ठीक है। 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। कुछ नहीं करना है बच्चों, सीधे सीधे इसको लिख लीजिए। 18% ऑफ विच नंबर, तो मान लेते हैं 18% x है, ये कितने बराबर हो जाएगा 12% किसके 75, ऐसा ही बोला गया है। देखो प्रतिशत से बच्चों प्रतिशत कट गया, अब जो सीधे सीधे कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ देखो 18 इंटू एक्स बराबर 12 इंटू 75 दिया है, कैंसिल करो। ये देखो 6 से कैंसिल करेंगे, 6 का 3 बार में, 6 का 2 बार में, फिर 3 से कैंसिल करेंगे कितने बार में जाएगा 25 बार में, यानी कि 25 इंटू 2 कितना हो गया 50। तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया 50। ये है बच्चों उत्तर। आप देख रहे हैं कितने धुआंधार तरीके से
आंसर आते जा रहा है। और इसी तरह के सवाल डिक्टो, इसी तरह के सवाल नहीं, डिक्टो यही सवाल बेटा पूछा गया है। इसीलिए मैंने यहाँ पे देखिए टैग भी दिया हुआ है MPSI 2017, ठीक है। जैसा कि थंबनेल में दिया गया है एग्जैक्ट वही चीज आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवालों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। अगला सवाल देखिए ध्यान से। LCM of two numbers is 1920, आप देख सकते हैं, and their HCF is 16। If one of the numbers is 128, find the other। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक जो है 1920 है तथा महत्तम समापवर्तक जो है वो 16 है। यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। जब भी याद रखिए ये एक रिलेशन होता है LCM इंटू HCF बराबर होता है A इंटू बी। इस चीज को याद रखेंगे, इस पे सवाल बहुत पूछे जाते हैं इस रिलेशन पे, ठीक है। मतलब आपको दो संख्या दी जाए, ये A और B क्या है, ये दोनों संख्याएं हैं, ठीक है। और इन दोनों संख्या का LCM और HCF दिया हो तो हम क्या करते हैं, ये रिलेशन यूज करते हैं। इन चार चीजों में से कोई भी तीन चीज दे देगा और चौथा पूछेगा। जैसा कि यहाँ पे दो संख्याओं का LCM दिया गया 1920, ठीक है, और उनका HCF दिया गया बच्चों 16। एक संख्या मान लेते हैं कि A की वैल्यू है 128, हमें पता करना है कि दूसरी वैल्यू, मतलब मान लेते हैं कि B का वैल्यू क्या है। देखो बड़े आसानी से इसको ले आ सकते हैं बेटा। 1920 1920 एक मूवी भी आई थी, आपको ध्यान होगा, ठीक है, बहुत अच्छी मूवी थी। ये देखो 16 का बेटा सीधे सीधे 8 बार में काटेंगे तो 128 आ जाएगा। 16 का पहाड़ा याद होगा आपको। और इसको देखो कैंसिल करते हैं, 8 का 2 बार में हो गया 16, 3 और 2 8 चौके 32, यानी कि 240 हो जाएगा बेटा अगला नंबर। समझ में आ रही है? कितना आसानी से देखिए आंसर आ जा रहा है, क्लियर है। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है एग्जाम में भी फटाफट, ओके, ठीक है। अच्छे तरीके से बच्चों देख लीजिए। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने ये था। देखो टू पार्टनर्स X एंड Y स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹50,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। दो पार्टनर्स है, साझेदार हैं, वो किसी व्यापार में 50,000 40,000 रुपए निवेश करते हैं। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। एक्स और वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 50,000 40,000 की पूंजी निवेश की। वर्ष के अंत में, ठीक है, वर्ष के अंत में किस अनुपात में लाभ मिलेगा, ठीक है। एक चीज बच्चों नोट करके लिख लीजिए, जैसे मैं आपको ये एग्जाम्पल के द्वारा ही बता देता हूँ। जब भी साझेदारी का सवाल होता है हम इसको रेशियो के तरीके से करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स और वाई के बारे में बात किया जाए, है ना। अच्छे तरीके से देखिएगा, इस पूरे चैप्टर में मात्र एक लाइन आपको याद रखना है कि जो लाभ होता है वो निवेश इंटू समय होता है। यहाँ पी क्या है बच्चों, पी मतलब है प्रॉफिट, पी का मतलब है प्रॉफिट यानी कि लाभ। आई क्या है, आई मतलब है, इसको लिख लीजिएगा, आई यानी कि है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब आपने कितना पैसा लगाया। और टी क्या है, टी मतलब है टाइम, मतलब कि कितने समय के लिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो कैसे करना है। यहाँ पे सबसे पहले जहां जिन दो लोगों के बारे में बात की जा रही है सबसे पहले उनको लिखेंगे और उनके बीच में अनुपात लगाएंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, कितना निवेश कर रहे हैं, 50,000 और 40,000, देख पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ बड़े प्यार से लिखोगे 50,000 और 40,000, ठीक है, समझ पा रहे हैं। समय, समय क्या बोला गया है, दोनों के लिए कोई समय बताया नहीं गया है, बस ये लास्ट में बोल दिया गया है वर्ष के अंत में, ठीक है। मतलब वर्ष के अंत में मतलब एक साल में दोनों ने निवेश किया, मतलब 12 महीना एक्स या और 12 महीना वाई, क्लियर है। तो अब आप ये बताइए, इन्वेस्टमेंट हो गया, टाइम हो गया, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, आपको इन दोनों का गुणा हो जाएगा, नॉट योग। तो आप देखो ध्यान से, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर, देखो ये पूरा का पूरा जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 12 से 12 कट जाएगा, मतलब बचा क्या, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 4 बचा। तो कुल मिला के बेटा क्या आ गया, 5:4। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 5:4। आपसे यही ना पूछा गया है कि रेशियो ऑफ द प्रॉफिट क्या, ठीक है, क्लियर है। ये बेटा इसका सॉल्यूशन है, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। और मैं एक इंफॉर्मेशन भी इसमें दे देता हूँ,
ध्यान से, ठीक है ना। सेकंड का बस समय दीजिए, मैं इसको मिटा दूं बच्चों। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी पहली पहली बार जुड़े हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा। देखो एक आपको मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से बात को सुनिए अच्छे से। जब कभी भी आपके पास इस तरह से दिया हो कि यहाँ पे देखो एक्स और वाई, ठीक है ना, इनका इन्वेस्टमेंट का देखो रेशियो दिया गया है 50,000 और 40,000, ये बोला गया है, ठीक है। तो याद रखे रहिए, जब भी समय, समय क्या है, दोनों का सेम है, वर्ष के अंत में मतलब दोनों ने 12 महीने के लिए निवेश किया है, तो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा जो कि निवेश का रेशियो होगा, ठीक है। मतलब 5:4 इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, तो 5:4 भी प्रॉफिट का रेशियो होगा। कहने का मतलब ये कि जब कभी भी समय, समय जब क्या कहते हैं, सेम हो दोनों का, और हमसे प्रॉफिट का अनुपात पूछा गया है, तो प्रॉफिट का रेशियो जो है वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के ही बराबर होता है जब समय सेम हो। बात समझ में आ रही है। तो इससे आप डायरेक्टली बोल सकते थे कि 5:4 है, बिना पेन उठाए। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने ये है, बताइए ए तथा बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 9 तथा 18 दिनों में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। बेटा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है और एलसीएम मेथड भी है। पहले मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है कि जब कभी भी दो लोगों के बारे में बात किया जाए कि इसी तरह से कि एक जैसे 9 दिन में काम कर रहा है और बी जो है वो 18 दिन में काम कर रहा है, तो दोनों साथ मिलकर, ये क्या है, दोनों साथ मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। इसका बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला है ए बी बाई ए प्लस बी डेज, ए बी बाई ए प्लस बी डेज, मतलब दिन, साथ मिलकर, ठीक है, साथ मिलकर, ठीक है। तो सीधे सीधे वैल्यू को रख दो, ए बी बाई ए प्लस बी, ए कितना दिन में कर रहा है, 9 दिन में, बी 12 दिन में, और 9 + 12 कितना हो जाएगा, 27। सॉल्व कर देते हैं, 9 का 3 बार में जाएगा, 3 का 4 बार में जाएगा, मतलब आंसर जो आ जाएगा आपका 9 3 जा, अच्छा ये 18 दिया है, 12 नहीं दिया बच्चों, ये 18, 9 का 3 बार में, 3 का 6 बार, ठीक है। तो जो आंसर आ जाएगा बड़े प्यार से 6 दिन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं। ये तो हो गया बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिएगा, ए बी अपॉन ए प्लस बी, और आई होप आपको पता भी होना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, एलसीएम मेथड, उससे भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। एलसीएम मेथड से बड़े आसानी से आपसे बन जाएगा। देखो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। एलसीएम मेथड बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर एलसीएम मेथड के बारे में बात करूँ तो देखो ए कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में, बी कर रहा है 18 दिन में, दोनों का एलसीएम ले लेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 9 और 18 का एलसीएम होगा 18। ये होता है कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 9 का कितने बार में करेंगे तो 18 आएगा, 2 बार में, 18 क्या है, एक ही बार में आएगा। बोला है कि कितने दिन में करेंगे, बेटा इसमें एकमात्र फॉर्मूला होता है वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू डेज, ठीक है। हमसे दिन पूछा गया है तो दिन बराबर हो जाएगा कार्य बटे क्षमता। कार्य कितना है 18, दोनों को लेकर के बात किया जा रहा है तो दोनों की क्षमता लेंगे, 2 + 1 कितना हो गया 3, सॉल्व करेंगे आंसर आ गया बड़े प्यार से। समझ में आ रहा है। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, आपको जिससे करना है, जिससे आपकी सुविधा है आप उससे, ठीक है। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आई होप सेशन बच्चों अच्छा लग रहा होगा आपको, ठीक है। अगला सवाल, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 3:2 है तथा परिणाम जो है, परिणाम नहीं होगा बेटा ये परिमाप होगा, ठीक है ना, परिणाम लिखा गया है। परिमाप जो है वो 20 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 3:2 एंड इट्स पेरीमीटर इज 20 सेंटीमीटर, आपको बताना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। बेटा कुछ नहीं करना है, लेंथ और ब्रेड्थ का देखो रेशियो दिया गया है कितना, 3:2, ठीक है। पेरीमीटर बच्चों आपको पता होना चाहिए क्या होता है, रेक्टेंगल का 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है।
हम लेंथ को मान लेते हैं 3x और ब्रेड्थ को मान लेते हैं 2x, ठीक है, रेशियो हटा देते हैं। तो सीधे सीधे हम बोल देंगे कि पेरीमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर बराबर हो गया 2 इंटू 3x प्लस 2x। बात समझ में आ रहा है? तो 2 इंटू 5x कितना हो जाएगा बच्चों 10x, मतलब 10x बराबर हो गया 20, यानी कि x का मान बच्चों कितना आ गया 2। तो इसका मतलब लेंथ बच्चों कितना आ गया, लेंथ आ गया अपने पास, ध्यान से देखेंगे लेंथ कितना आ गया, लेंथ जो आ गया 3x यानी कि 3 इंटू 2 बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ कितना हो गया, ये हो गया 2 इंटू 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। एरिया पूछा है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है रेक्टेंगल का, तो 6 इंटू 4 कर देंगे कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ठीक। A bus moving at a speed of 45 km per hour overtakes a truck 150 meters ahead going in the same direction. In 30 seconds, speed of the truck is 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक बस स्वयं से 150 मीटर आगे जा रहे ट्रक को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। ट्रक की गति बता। अच्छा सवाल है। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं बच्चों? चलो सॉल्व करते हैं बच्चों इसको, ठीक है। कैसे करना है देखो, ध्यान से देखो, बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। हमें बताना क्या है, स्पीड बताना है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे समय। लेकिन यहाँ पे देखो बस और ट्रक दोनों के बारे में बात किया जा रहा है, अच्छे तरीके से सुनो। ये बस महोदय है, ठीक है, और ये ट्रक महोदय, ठीक है। बोला गया है कि दोनों के बीच का जो गैप है, जो दोनों के बीच का गैप है वो कितना है 150 मीटर है, ठीक है। ये जो बस महोदय है और ट्रक महोदय है जो दोनों एक ही दिशा में चल रही है, तो आपने रिलेटिव स्पीड का तो फंडा पढ़ा होगा। जब भी समान दिशा में होती है तो स्पीड आपस में माइनस हो जाती है, पढ़ा है आपने। और स्पीड ऑफ बस चूंकि बड़ा है तो बड़ा माइनस छोटा होगा, ठीक है। तो सीधे सीधे हम इसी को यूज कर देते हैं कि स्पीड ऑफ बस माइनस स्पीड ऑफ ट्रक, क्यों, क्योंकि रिलेटिव स्पीड है, दोनों समान दिशा में है, माइनस हो गया, बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बटे समय, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे यूनिट क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। तो अब देखो इसी का यूज करते हैं। स्पीड ऑफ बस दिया गया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, हमें स्पीड ऑफ ट्रक पता करना है। डिस्टेंस कितना दिया गया है 150 मीटर, ठीक है। समय दिया गया है पार करने में 30 सेकेंड। बेटा आपको पता है कि मीटर पर सेकेंड ये है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इसको देखो कैंसिल कर देते हैं तो 30 का सीधे सीधे 5 बार में चला जाएगा, लेकिन ये 45 किलोमीटर पर आवर में है, तो यहाँ पे इस मीटर पर सेकेंड को भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको 18/5 से गुणा करना है। 5 से 5 आपने कर दिया, मतलब कितना यहाँ पे रह गया 18। तो सीधे सीधे आप बोल देंगे कि स्पीड ऑफ ट्रक क्या हो जाएगा 45 माइनस 18, कितना हो जाएगा बच्चों 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? यह है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आंसर इसका। बहुत प्यारा सवाल था, रिलेटिव कॉन्सेप्ट भी हमने देखा, और ये हमारा आखिरी सवाल भी था। आई होप आप सबने सेशन को एंजॉय किया होगा। कहीं भी किसी पॉइंट में दिक्कत होगा, डाउट होगा, बेझिझक पूछिएगा, और भी कोई डाउट होगा वो भी पूछिएगा, बिल्कुल फ्री माइंडेड बिंदास होकर के, ठीक है। सेशन इस तरह से चलते रहेगा, वीडियो में जुड़े रहिएगा, आगे और भी बहुत सारी चीजें। तो इसी के साथ आज मैं यहाँ पे अपने इस वीडियो को करता हूँ विराम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन, तब तक के लिए बहुत बहुत